नमस्कार। हम लोग ट्रेनिंग स्टार्ट कर रहे हैं। पहले मैं आप शेयर कर दूं। कल के ट्रेनिंग को मैं रिकैप कर लेता हूं। आप लोग को आवाज मेरी आ रही है ना? थोड़ा एक बार कंफर्म कीजिएगा। आवाज आ रही है ना आप लोगों को? ठीक है, थैंक यू। थैंक यू। कल हम लोग डिस्कस किए थे, जिसमें आपको टेरिटरी मैनेजमेंट के बारे में सारा डिस्कशन किए थे। टेरिटरी मैनेजमेंट में क्या है? तो टेरिटरी एनालिसिस का पूरा रिपोर्ट है। और मैनेजमेंट, टेरिटरी और मैनेजमेंट में क्या डिफरेंस है, टेरिटरी किसको बोलते हैं, मैनेजमेंट किसको बोलते हैं, ये सब चीजों पर बात हुई थी। टेरिटरी स्टेट एरिया हेडक्वार्टर है, उसके अंदर पार्टियां हैं। मैनेजमेंट में बहुत सारे आपको डीएसएम है, आरएसएम है, एएसएम है, एमएसआर है, उनके अंदर पार्टियां होती है। उसका पूरा सिस्टम और उसका रिपोर्टिंग के ऊपर इसमें काम हुआ है ना। तो ये एक एक पूरा सिस्टम था जिसको हम लोग कल डिस्कस किए। तो और ये बहुत कम लोगों को जरूरत पड़ता है, लेकिन जो कंपनियां यूज करती हैं, जो कंपनियां पूरा अपना मार्केटिंग चैनल खुद संभालती हैं, तो वहां पे इस रिपोर्ट की जरूरत पड़ती है। लोग आगे बढ़ते हैं। अब जीएसटी के रिपोर्ट को समझते हैं। ऑलरेडी जीएसटी के बारे में हम लोग पहले भी चर्चा कर चुके हैं कि ये जो भी बिजनेसमैन बिजनेस करते हैं, वो बिजनेस जो करते हैं तो उनके अंदर में आपको उनके अंदर में आपको गवर्नमेंट जो जीएसटी का रूल्स बनाती है कि आप जो भी बिजनेस करेंगे, अगर एक पेन बेचते हैं उस पर अगर आपको 8% टैक्स लेना है, एक दवा बेचते हैं उसमें आपको 6% टैक्स लेना है, एक एक मोटरसाइकिल बेचते हैं जिस पर आपको 18% टैक्स लेना है। तो ये सारे चीजों के ऊपर जो टैक्स लगना है ना, तो वो टैक्स जो लगता है, और फिर और बिजनेसमैन वो टैक्स को कलेक्ट करके और गवर्नमेंट को जमा करते हैं। ये पूरे प्रोसेस को जीएसटी सिस्टम बोलते हैं, जिसमें गवर्नमेंट एंगेज होती है, गवर्नमेंट के अधिकारी एंगेज होते हैं। और वो देखते हैं कि आपके यहाँ से टैक्स वसूली हुआ, आपके यहाँ इतना पैसा आया, आपके यहाँ से इतना पैसा आपने जमा किया, इतना इनपुट है, और पूरा का पूरा वो सिस्टम होता है। और पूरा गवर्नमेंट ने भी सिस्टम बना के रखा हुआ है, और हम लोगों को अपने सॉफ्टवेयर में भी सिस्टम बना के रखना होता है, जिससे कि लोग काम कर सके, लोग समझ सके चीजों को, है ना। और टैक्स का हिसाब किताब प्रॉपर रखा जाए, क्योंकि ये एक ऑब्लिगेशन है, एक गवर्नमेंट का गाइडलाइन भी है, और एक प्रत्येक बिजनेसमैन का एक ड्यूटी भी है कि ये सारे चीजों का हिसाब किताब रख के और उसका पेमेंट आपको गवर्नमेंट को करना होगा, है ना। तो उसमें अब क्या क्या चीजें होती हैं, तो जैसे हम लोगों ने डिस्कस किया था कि जब हम लोग परचेस करते हैं तो उस पर टैक्स देते हैं, जब हम लोग सेल करते हैं तो फिर उस पर टैक्स देते हैं हम लोग, सॉरी, परचेस करते हैं तो टैक्स देते हैं, और सेल करते हैं तो टैक्स लेते हैं। जब हम लोग माल लौटाते हैं तो उस पर टैक्स रिटर्न कर देते हैं, जब हम लोग माल हम लोगों को लौटाता है तो उस पर इस तरह से करके टैक्स का एक हिसाब रखा जाता है कि हमने 1,000 रुपये का सामान खरीदा, उस पर 10% टैक्स लगा तो मेरा 100 रुपये टैक्स चला गया। मैं 1,000 के सामान को 2,000 में बेचता हूँ और वहां पे 10% टैक्स लगा तो 200 रुपये का टैक्स हो गया। और ये 200 रुपये का टैक्स मैंने लिया है, उसमें 100 रुपये का टैक्स मैं ऑलरेडी दे चुका हूँ, 100 रुपये दे चुका हूँ। तो अब मेरे पास जो गवर्नमेंट का बचा वो कितना रुपया, 100 रुपया। ये पूरे हिसाब के साथ मैं गवर्नमेंट को पे कर दूंगा। ठीक है ना, क्लियर हुआ? तो ये पूरे सिस्टम के लिए ये आपको जीएसटी का एक सेपरेट सिस्टम बना हुआ है। अब सबसे पहला नंबर, डाटा वैलिडेशन फॉर अपडेट। अब इस पे क्लिक करेंगे तो अपने सिस्टम का पूरा डाटा को वैलिडेट करेगा। अब जीएसटी सिस्टम क्या कहता है कि आपके पास एचएसएन कोड होना चाहिए, आपका जीएसटी नंबर सब ठीक होना चाहिए, जिसको भी माल बेचते हैं उसका एड्रेस होना चाहिए, वो किस स्टेट में है वो इंफॉर्मेशन होना चाहिए। तो इस तरह की बहुत सारे इंफॉर्मेशन को वैलिडेट करना रहता है। जब पार्टी बनता है तो हो सकता है उस समय किसी ने कुछ इंफॉर्मेशन कम डाला, तो जब जीएसटी अपडेट करने की बात आती है तो पूरे डाटा को वैलिडेट किया जाता है। और वो डाटा को वैलिडेट करते वक्त अगर उसमें कुछ कमी रहा, अगर ऐसा सिचुएशन आया कि कोई एक डाटा वहां पे नहीं दिख रहा है, तो वैसे कंडीशन में उस डाटा को वैलिडेट करके ये सिस्टम आपका बता देगा कि आपके सिस्टम के तहत डाटा में कुछ कमी तो नहीं है ना, और अगर कुछ कमी है तो उसको आप ठीक कर लीजिए। ये वैसे मैं देख रहा हूँ, जस्ट मैं देख रहा हूँ।
अभी पहले टैक्स को वेरीफाई कर रहा है। टैक्स को क्यों वेरीफाई कर रहा है भाई? तो टैक्स सब ठीक ठाक जगह पे लगा है कि नहीं, कहीं कुछ कमी बेसी तो नहीं। इसके बाद आपको मास्टर को चेक करेगा, इसके बाद पार्टी को चेक करेगा, क्रेडिट नोट को चेक करेगा, सब चीजों को चेक करके अगर कुछ वैलिडेशन में प्रॉब्लम है तो रिपोर्ट आपको यहाँ पे सामने देगा, और अगर वैलिडेशन में प्रॉब्लम नहीं है तो वो ऐड कर देगा। ओके, आप अपनी रिपोर्ट ऊपर अपने निकालना शुरू कर सकते हैं। अब यहाँ पे सिलेक्शन के लिए इसने कहा, मैं 1 मिनट के लिए सेलेक्ट करता हूँ, थोड़ा सा टाइम लगेगा, लेकिन आप लोग कुछ चीजों को समझ लीजिए कि देखिए कैसे सेलेक्ट करने के बाद ये डाटा को वैलिडेट कर रहा है। अब इसने डाटा को वैलिडेट कर दिया। अब एक पार्टी है जिसके अंदर ये जीएसटी नंबर ना गलत है ना, ये इसमें ला दिया, पैन नंबर उसका ब्लैंक है और ये जीएसटी नंबर गलत बता रहा है। ये सप्लायर का रिमार्क्स क्या है भाई, यहाँ पे तो देख लीजिए 1 मिनट के। जीएसटी नंबर रॉन्ग है ना। अब ये क्यों, कैसे पकड़ता है जीएसटी नंबर? केरला है, 32 इसका स्टेट कोड है, और इसमें ये 32 नहीं 19 है। अगर 32 है तो यहाँ पे 919 से नहीं स्टार्ट होगा, 32 से स्टार्ट होना चाहिए। तो इतना हम लोग को समझने की जरूरत नहीं है, अपना सिस्टम पूरा समझा हुआ है। अब वो केवल बता दिया, अब उस पार्टी वो जो जिनका जीएसटी बिल निकाल वो देखेंगे, अरे भाई गलत है उसको ठीक करो। अब यहाँ देखिए, ये पर्टिकुलर एक प्रोडक्ट है, देखिए यहाँ पे एक प्रोडक्ट है, यहाँ पे किया हुआ जीएसटी एप्लीकेबल है, मतलब जीएसटी का टैक्स लगेगा, लेकिन यहाँ एग्जम्पशन में डाला हुआ है। एग्जम्पशन में क्यों डाला हुआ है? एग्जम्पशन में डाला हुआ मतलब इस पर कोई टैक्स नहीं लगेगा, एग्जम्पशन है ये। तो जब जीएसटी एप्लीकेबल है तो एग्जम्पशन में कैसे चला जाएगा? ये नहीं जाएगा। इस तरह से करके देखिए बहुत सारे इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पे मिल जाएगा। ये देखिए, ये बिल नंबर है, इतना है, ये लोकल पार्टी है, ये बिल नंबर जिसको बेचा गया वो लोकल पार्टी है, लेकिन उसमें आईजीएसटी लगे। आईजीएसटी मतलब इंटर जीएसटी, मतलब स्टेट टू स्टेट बिलिंग होगा तब आईजीएसटी लगेगा, लेकिन यहाँ पे स्टेट टू स्टेट बिलिंग नहीं हुआ, उसके बावजूद स्टेट टू स्टेट मतलब बिहार से झारखंड में, बिहार से उत्तर प्रदेश में बिल होगा तब आईजीएसटी लगेगा, ये वाला टैक्स लगता है। लेकिन यहाँ पे बिहार में ही माल बेचा गया, उसको ही आईजीएसटी लगा दिया गया। तो आप हम सोच सकते हैं कि सॉफ्टवेयर में ऐसे कैसे हुआ, तो सॉफ्टवेयर में ऐसा नहीं है कि ये अपने से हो गया, मैसेज दिया जरूर होगा ये, लेकिन मैसेज देने के बाद भी अगर हम लोग उसको ध्यान नहीं दिए होंगे, तो अगर हम लोग ध्यान नहीं देंगे तो ये आपको रिपोर्ट बिल बना देगा। क्योंकि बहुत सारे लोग रहते हैं कि बिल बनाना चाहते हैं, ठीक है हमको बनाने दीजिए, बाद में हम ठीक करेंगे इसको, है ना। अब यहाँ पे देखिए ये है इनवॉइस का वैल्यू सब है ना। ये क्या मैसेज दे रहा है? तो रिटर्न इनवॉइस नंबर क्या है ना। अब ये देखिए यहाँ पे कुछ नीचे दे रहा है इन्फॉर्मेशन, ये गलत सलत बिल बना हुआ है ना, ऊपर नीचे डेट बना हुआ है। अभी देखिए यहाँ पे क्या है, द लिस्ट ऑफ द क्रेडिट नोट्स विच रिटर्न इनवॉइस नंबर इज नॉट मेंशन। ये क्या है? हाँ ये भी वही है, लिस्ट ऑफ द क्रेडिट नोट विच कंटेन्स मल्टीपल इनवॉइस। अब ये एक क्रेडिट नोट है, इसमें मल्टीपल इनवॉइस का रिटर्न आया हुआ है। ये देखिए इसमें इनवॉइस का रिटर्न ही नहीं दिया गया है, कौन से माल से लौटा है ना। तो जीएसटी का जो क्राइटेरिया है ना, उस क्राइटेरिया के हिसाब से जो भी एरर होगा ना, सब यहाँ एरर निकाल के बैठ गया। These are the parties whose address of city or phone or state or पिन कोड इज नॉट डिफाइंड। अभी देखिए इतना इन्फॉर्मेशन चाहिए और उतना इन्फॉर्मेशन नहीं डिफाइन किया हुआ है। ये पार्टी है, ये दुर्गापुर, उसका एड्रेस नहीं है, पिन कोड नहीं है, फोन नहीं है ना। तो ये इन्फॉर्मेशन चाहिए, इसमें आंसर रहना तभी जाके जीएसटी में ये जाएगा। तो वो ये एक क्या हुआ, वैलिडेशन करके ये बता दिया कि कहाँ कहाँ क्या एरर है, भाई आप अपना एरर सब ठीक कर लीजिए। उसके बाद क्या है, जीएसटी का रिपोर्ट है, फिर यहाँ एक वैलिडेशन होता है। तो अब इसकी जरूरत नहीं, यहाँ हम लोगों ने वैलिडेट कर लिया तो वही वैलिडेशन यहाँ भी है। अब जीएसटी का रिपोर्ट है, देखिए ये ऑफलाइन टूल से बनता है और ये ऑटोमेटेड बनता है। अब मैं इसको क्लिक करता हूँ, यही डेट देता हूँ, देखिए मैं क्या कर रहा हूँ, इसको 1/7 से डेट दे रहा हूँ, है ना। है ना। अब यहाँ इंफॉर्मेशन देखिए, अब ये सारा इंफॉर्मेशन आ गया। अब इसमें क्या है, डेट दे दिया मैंने। अब क्रेडिट नोट सिलेक्शन है, सेलेक्ट कर ले, है ना। क्रेडिट नोट हमको सब चाहिए, रजिस्टर्ड चाहिए, अनरजिस्टर्ड चाहिए। उसके अलावा यहाँ पे कुछ भी इंक्लूड नहीं कीजिए, एग्जाम्प्टेड को इंक्लूड कीजिए, नील रेटेड को इंक्लूड कीजिए, सब इंफॉर्मेशन दिया हुआ है। जो जो चाहिए होता है ऑप्शनल, जेसन फाइल भी क्रिएट कर दीजिए, खाली एक्सेल बना दीजिए। अब क्या है, जेसन फाइल, ये पूरा का पूरा सिस्टम में एक एक्सेल फाइल बनाएगा और वो अपलोड हो जाता है।
सॉरी उसके थ्रू जेसन बनता है और अपलोड हो जाता है। कुछ लोग क्या करते हैं कि एक्सेल फाइल बनाएंगे और यहीं पे भी जेसन भी बना देंगे और ये जेसन को अपलोड कर देंगे। कुछ लोग क्या करते हैं, एक्सेल बनाते हैं, उसको वेरीफाई करते हैं, फिर उसको एक जीएसटी का ऑफलाइन टूल होता है उसमें ले जाकर कन्वर्ट करके और वो बनाते हैं। तो जिसका जैसा रिक्वायरमेंट होगा उसके हिसाब से हम लोगों को यहाँ पे करना रहता है। वो सेलेक्ट, और सबसे बड़ी बात है ना, एक बार सेलेक्ट करके और छोड़ देंगे ना, जनरेट पे क्लिक करेंगे तो वो जनरेट हो जाएगा। वैलिडेशन कीजिए, कंटिन्यू एनीवे, वैलिडेशन करके एरर बताइए तब कंटिन्यू कीजिए, नहीं कंटिन्यू कर दीजिए। हाँ सब कुछ ठीक है, जनरेट करो भाई। अभी हम यहाँ सेलेक्ट कर रहे हैं, ओके किए, सब कुछ ठीक है, जनरेट हाईलाइट होगा, क्लिक कीजिए जनरेट। समझ रहे हैं ना? तो ये एक ऑटोमेशन हो गया, अभी जनरेट कर रहा है, कुछ नहीं करेगा, सब कुछ जनरेट करके लाके हम लोगों को देगा ये। उसी में, उसी में डाल कर दीजिए। सब देखो, फेंकिए मत। अब ये जनरेट हो रहा है, थोड़ा सा 2 मिनट, एक दो मिनट समय लगता है। पूरा जीएसटी का फाइल जनरेट कर देगा, एक्सेल या करीब करीब 10-12 उसमें सीट होता है, वो पूरा कंप्लीट जनरेट कर देगा। और जनरेट करने के बाद हम लोग फर्दर इसको जेसन में भी कन्वर्ट करना चाहते हैं तो कन्वर्ट कर सकते हैं ऑफलाइन टूल के थ्रू, और नहीं तो सीधा यहाँ कमांड देंगे तो यहाँ से भी जनरेट कर देगा। 2 मिनट लगता है क्योंकि बहुत सारा चीजों को कम लाके और तब एक बार इसमें कन्वर्ट होता है। तो 1 मिनट और लगेगा, कन्वर्ट हो जाने दीजिए। तो थोड़ा सा मैं रिपोर्ट के बारे में भी आप लोगों से डिस्कस कर दूंगा, तो एक आइडिया मिल जाएगा कि हाँ जीएसटी का क्या रिपोर्ट है, क्या क्या इंफॉर्मेशन इसमें रहता है। तो थोड़ा इजी हो जाएगा आप लोग, क्योंकि कभी भी जब मार्केट में निकलेंगे लोगों से बात करना शुरू करेंगे ना, तो इन सब चीज़ों के ऊपर अच्छा डिस्कशन होगा कि हमारा रिपोर्ट है, इसमें क्या इंफॉर्मेशन है, क्या क्या रहता है, कैसे जनरेट होगा, इन सब चीज़ों के ऊपर अच्छा खासा डिस्कशन होगा। मेरे सिस्टम में कुछ प्रॉब्लम है जिसकी वजह से ये जनरेट नहीं कर पाया है ना। तो ये एक बार फिर से हम लोग ट्राई करते हैं, देख लेते हैं। सॉरी, वैलिडेशन पे चले गए। वैसे इसमें एक्सेल में कुछ प्रॉब्लम है, आज मैं इसको ठीक करने की कोशिश कर रहा था लेकिन मैं ठीक कर नहीं पाया।
ये जनरेट कर रहा है, तब तक हम लोग क्या करते हैं, तब तक मैं आप लोगों को अलग से फाइल दिखा देता हूँ किस तरह का जनरेट करता है। जैसे देखिए GSTR1 है ना, ये जनरेट कर रहा है। देखिए ये फाइल इस तरह का जनरेट करेगा, है ना, जिसमें B2B है, बिजनेस टू बिजनेस कितना बिका है, B2B है, B2BCL है ना। अब बिजनेस टू बिजनेस में रजिस्टर्ड है, अनरजिस्टर्ड है, बिजनेस टू कंज्यूमर कितना बिका है ना, CSA है, इसी में एग्जाम्पशन है, ये सारी चीजें हैं। अब सब इसका डाटा इसमें आएगा, है ना। CDNR है, क्रेडिट नोट से कितना लौट के आया, CDNRA है ना। उसके अलावा एग्जाम्पशन कौन कौन सा प्रोडक्ट है, एग्जाम्पशन एग्जाम्पशन कौन कौन सा प्रोडक्ट है ना। उसके अलावा ये सब एडजस्टमेंट है, HSN का समरी है ना, डॉक है, मास्टर फाइल है, ये टोटल इंफॉर्मेशन इसमें आता है। और वही यही इंफॉर्मेशन आपको सीधा GST के पोर्टल में, गवर्नमेंट के पोर्टल पे अपडेट कर दिया जाता है। इसी में आप देखिएगा तो आपका GSTR1 है, GSTR2 है ना। उसके अलावा GSTR4 है, GSTR9 है, GSTR3 भी है। ये सारा ये सारा इंफॉर्मेशन यहाँ से अपलोड होता है ना। और वो अपलोड जनरेट होता है। एक मिनट में इसको क्लोज करो। जनरेट हो रहा है, लेकिन हमको लगता है कि थोड़ी सी डिफिकल्टी आएगी। इसलिए डिफिकल्टी आएगी क्योंकि इसमें एक्सेल में कुछ प्रॉब्लम है सिस्टम के अंदर। प्रॉब्लम आ गया, ठीक है। तो अब एक बार फिर मैं नेक्स्ट टाइम कभी दिखा दूंगा आप लोगों को। तो ये हो गया GSTR का। GSTR का रिपोर्ट यहाँ पे हो गया, है ना, ओल्ड वाले स्टाइल में, पहले जो अपडेट से पहले था वो हो गया। उसके अलावा GSTR2 है। GSTR2 क्या है, GSTR1 क्या है, तो GSTR1 में हमने किनको माल बेचा है उसका सारा डिटेल रहता है। GSTR2 में रहता है कि हम किन किन से माल खरीदे हैं, उसका पूरा डिटेल इसमें रहता है। GSTR2 को भी देख सकते हैं हम लोग, देखिए जनरेट हो रहा है। ये सारा ऑप्शन पूछता है ना कि इसमें क्या इन्फॉर्मेशन चाहिए आपको, वो टोटल इन्फॉर्मेशन पूछता है ना। अब ये जनरेट कर रहा है ना। अब इसने पूछ लिया कि क्या इसको जो लोकेशन है उसको रिप्लेस करना चाहते हैं, हम यस कर दिए तो वो लोकेशन पे रिप्लेस कर दिया। डू यू वांट टू क्रिएट, इसमें नो कर दिया मैंने। अब ये कह रहा है कि मल्टी विंडो खोलना है, डू यू वांट टू ओपन द मल्टी सीट, यस। मल्टी सीट को ओपन कर दिया। अब ये देखिए ये जनरेट हुआ यहाँ पे, है ना, हेल्प है। अब यहाँ देखिए B2B है। अब B2B क्या है, तो हमने जो परचेस किया है वो B2B है ना। हमने किस किस सप्लायर से परचेस किया, जो रजिस्टर्ड है, क्या इनवॉइस डेट है, और इनवॉइस अमाउंट प्लेस है, रिवर्स चार्जेस क्या है, रेगुलर है,
ये प्री डिफाइंड है, गवर्नमेंट से प्री डिफाइंड सीट मिला हुआ है, और इसी सीट के फॉर्मेट में हमें जनरेट करके रिपोर्ट को दे देना, और ये फर्दर आपको कहाँ चला जाएगा, तो आपको चला जाएगा सर्वर पे चला जाएगा, तो ये रिपोर्ट जनरेट होगा यहाँ से आपको। उसी तरह का B2B भी जनरेट होगा, है ना, ये GSTR 1 भी जनरेट होगा, इसी तरह का रिपोर्ट यहाँ से ये भी जनरेट होगा। उसी तरह से 3B है, तो पहले 3B जनरेट किया था, फिर इसमें भी चलते हैं, यस एवरीथिंग ओके करके देते हैं, ग्रिड केवल देते हैं। अब ये जनरेट हो गया, और ये जनरेट हो गया, और यहाँ पे 3B जनरेट हो गया। मान लीजिए मैं इसी को भी खोलता हूँ ना, कि आदि जनरेट हो, अब ये GSTR 3B है। अब देखिए यहाँ पे क्या दिखता है, आउटवर्ड सप्लाई कितना हुआ है, मतलब हम आउटवर्ड मतलब हमने सेल कितना किया है, तो ये टोटल सेल हो गया। इंटीग्रेटेड सेल कितना हुआ, इंटीग्रेटेड सेल मतलब, और सेंट्रल टैक्स का सेल कितना हुआ, है ना। अब जब स्टेट का सेल होता है ना, तो उसी में इंटीग्रेटेड टैक्स भी इंक्लूड होता है। सेंट्रल टैक्स कितना हुआ, है ना, और सेस कितना लगा, आउटवर्ड टैक्स कितना हुआ, है ना, उसके अलावा अदर आउटवर्ड टैक्स कितना हुआ, इनवर्ड कितना हुआ, है ना, नॉन GST कितना हुआ, और इसका पूरा एक समरी सीट बनते चला गया। ये 3B है। 3B एक समरी बताता है कि आपने टोटली किया क्या है, और इसके हिसाब से आपको GST का डाटा, GST का टैक्स डालना पड़ता है, कि आपको कितना टैक्स जमा करना है, ये बताता है आपको। ये देखिए यहाँ पे टोटल टोटल एलिजिबल दे दिया, उसके बाद आपका टैक्स कितना बना, इंटर स्टेट का सेल टैक्स का टोटल टैक्स वगैरह कितना बना, पूरा डिटेल यहाँ पे देता है ना। तो ये क्या हो गया, ये 3B हो गया। अब आप लोग थोड़ा सा कंफ्यूज हो रहे होंगे, तो इसमें हड़बड़ाने की बात नहीं है, जैसे जैसे हम लोग फील्ड में मूव करेंगे ना, कस्टमर के साथ इंटरेक्शन होगा, तो चीजें हम लोगों को समझ में आएगी। पहले 3B जाता है, फिर GSTR 1 जाता है, फिर GSTR 1 और 2 को मिला के 3 बनता है। 1 क्या है तो सेल्स का डिटेल, 2 क्या है तो परचेज का डिटेल, 3 क्या है तो दोनों का समरी। उसके बाद 4 है, 4 किसके लिए है, तो GST के अंदर दो तरह के टैक्स पेएबल होते हैं, एक तो होते हैं रेगुलर और एक कंपोजिट। रेगुलर टैक्स वाले को पूरा हिसाब किताब रखना पड़ता है, कहाँ से माल खरीदे, किसको बेचे, और कितना टैक्स लिए, कितना दिए, और उसका माइनस प्लस करके हिसाब करके भेजना रहता है। कंपोजिट वाले को इतना हिसाब नहीं रखना पड़ता है, टोटल टर्न आपने कितना किया उसके ऊपर 1% टैक्स दे दीजिए, आपको हिसाब किताब रखने की जरूरत नहीं है। लेकिन कंपोजिट उसके लिए जो ऑफर होता है, जो छोटे बिजनेसमैन है, बड़े बिजनेसमैन अगर होंगे तो उनके लिए कंपोजिट अप्लीकेबल नहीं होता, उनको आपको GST का रिटर्न रेगुलर होना होता है। तो GSTR 9 क्या है, तो ईयरली रिटर्न। ये ईयरली रिटर्न क्या है, तो पूरे एक साल का कंप्लीट रिटर्न आपको एक डालना रहता है। अगर उसमें कुछ मिस्टेक वगैरह हुआ है मंथली, तो ठीक ठाक करके सब डाल दीजिए उसको, मेजर मिस्टेक नहीं होना चाहिए, तो ठीक ठाक डाल। उसके अलावा ई इनवॉइस सिस्टम क्या है, गवर्नमेंट ने क्या किया हुआ है कि अभी आप जो भी बिल बना रहे हैं, वो प्रत्येक दिन का बिल मेरे पोर्टल पे अपलोड करिए, और उसी के साथ ईवे बिल कनेक्ट हो गया। ईवे बिल क्या है, तो आप मार्केट में देखते होंगे, तो कस्टमर होते हैं वो क्या करते हैं, सॉरी, ये जो पुलिस और ये जो कस्टम के लोग होते हैं, वो क्या करते हैं, जहां तहां जिप्सी लगा के खड़े रहते हैं, और जो माल जा रहा है ना, उस ट्रक को रोक के और उसका ईवे बिल चेक करते हैं। तो ईवे बिल पे डिटेल क्या रहता है, तो ईवे बिल पे डिटेल रहता है कि कहाँ से माल चला है, कहाँ जाएगा, कितने बजे चला है, कितने बजे तक उसको वहां पहुंचना है,
और क्या माल लेके जा रहा है, कितने रुपए का माल लेके जा रहा है, कितना उसमें कौन कौन सा सामान होगा, वो पूरा डिटेल रहता है। तो कोई आदमी बिना टैक्स का माल अगर एक जगह से दूसरे जगह, मान लीजिए कि पटना में एग्जाम्पल ले लीजिए कि कोई एक प्रोडक्ट बन रहा है और उसको एक ट्रक माल अगर पूर्णिया भेज दिया गया बिना बिल का, और वो पूर्णिया में खर्च हो गया, और वो एक ट्रक का माल 1 करोड़ रुपए का है मान लीजिए, तो उसके ऊपर टैक्स कितना लगना चाहिए था? 18,000 रुपया। और वो टैक्स दिया ही नहीं लोगों ने, क्यों? क्योंकि सीधा का सीधा माल बनाया और उठा के चुपचाप ट्रक से पहुंचा दिया। तो ये जो ट्रक से पहुंचाएंगे ना, पहले पॉसिबिलिटी था, अब ये पॉसिबिलिटी नहीं है, क्योंकि ई वे बिल सिस्टम लग गया है। तो ई वे बिल सिस्टम के तहत क्या होगा कि जो ट्रक के लोग होंगे ना, जो जो कस्टम और जो जीएसटी के जो ऑफिसर्स होंगे, वो क्या करेंगे ना कि वो जब ट्रक क्रॉस करेगा ना, तो उसका नंबर अगर केवल डालेंगे अपने सिस्टम के तहत, तो मालूम चलेगा कि ये ट्रक कौन कौन सा सामान लेके जा रहा है, कहाँ का सामान लेके जा रहा है, कहाँ लेके जाएगा, पूरा डिटेल। रोक के 2 मिनट वेरीफाई कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं कि हाँ एक्चुअली जो चीज है लिखी हुई है ई वे बिल पे वही जा रही है कि कुछ अलग जा रही है। तो ई इनवॉइस भी पोर्टल पे अपलोड करना पड़ता है और ई वे बिल भी जनरेट करना रहता है। तो इसी ई वे बिल से सामान का पूरा मूवमेंट कंट्रोल हो जाता है। उसके बाद अब जीएसटी में हम लोग आते हैं। अब यहाँ पे फिर ये जो रिपोर्ट समरी बना ना, इसका छोटा छोटा पार्ट यहाँ जनरेट होता है। आउटवर्ड सप्लाई है, उसका इंसेशन समरी क्या है, इनवर्ड सप्लाई है, उसका इंसेशन समरी क्या है ना। अब ये जो रिपोर्ट सब जनरेट हुआ ना, किसी को डाउट होगा ना, तो वो यहाँ से ढूंढ खोल खोल के और सारे रिपोर्ट को देखेगा, देख के अपना समझ लेगा कि हाँ मेरा ठीक है कि नहीं है ना। एडवांस पेमेंट का सिस्टम क्या है? अब जीएसटी के अंदर सिस्टम की, अगर आपने एडवांस पेमेंट लिया तो उसके ऊपर भी आपको जीएसटी देना है। एडवांस रिसिप्ट है तो उसके ऊपर भी आपको जीएसटी देना है आपको, है ना। जीएसटी का लेजर मेंटेन होता है, एचएसएन बिल वाइज मेंटेन होता है ना। तो ये सारे रिपोर्ट जो है, जैसे हम लोग एक रिपोर्ट को देख लेते हैं, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। बहुत सारा ऑप्शन है, सब सेलेक्ट करेंगे हम लोग। अब देखिए ये क्या है, तो एचएसएन का, एचएसएन वाइज, एचएसएन आप लोग समझते हैं, प्रत्येक प्रोडक्ट को गवर्नमेंट ने एक आइडेंटिटी दे दिया है जिसको एचएसएन बोलते हैं हम लोग, या सर्विसेज है तो उसको आइडेंटिटी दे दिया जिसको सैक नंबर बोलते हैं। तो एचएसएन बेसिकली क्या है भाई आपका? तो मान लीजिए कि मेडिसिन का बिजनेस होता है तो उसका एचएसएन ये ऊपर वाला है, लेकिन नीचे वाला हो सकता है कि एफएमसीजी का प्रोडक्ट है उसका, तो सबका कैटेगरी अलग है। अब यहाँ पे एचएसएन वाइज उसने पकड़ा, एचएसएन है, उसका क्वांटिटी कितना है, अमाउंट कितना है ना, फ्री क्रेडिट का क्वांटिटी कितना है, अमाउंट, उसके अलावा सेल्स कितना हुआ उसका, फ्री रिप्लेसमेंट कितना है, अमाउंट कितना, डिस्काउंट कितना है, नेट सेल कितना है ना। टैक्स वाइज अलग अलग टैक्स वाइज देख रहे हैं ना, नेट सेल है इसका टैक्स वाइज होगा अलग नीचे, नहीं है इसका कोई सेल ही नहीं हुआ, है ना। तो इस तरह से करके देखिए, ये इसमें इसका सेल अलग है ना। तो ये टैक्स वाइज करके यहाँ पे पूरा डिटेल आपको बाइफरकेट होके आ गया। अभी टैक्स वाइज का मतलब क्या हुआ, तो हो सकता है कि मेडिसिन में 12% लगता है, तो सैक एचएसएन नंबर वाइज अगर मेडिसिन का देखेंगे तो एचएसएन नंबर वाइज हमको 12% में आना चाहिए, एक में 18% में आना चाहिए। तो जो डिपार्टमेंट होती है वो ट्रैक करती है कैसे, तो ये एचएसएन नंबर वाइज, और ये एचएसएन नंबर वाइज टैक्स लगता है, और वो टैक्स का डिटेल आपको यहाँ पे ऊपर दिखना शुरू किया। ये 6% वाला प्रोडक्ट है, ये 5% वाला प्रोडक्ट है, इस तरह से दिखना शुरू किया। इसी तरह से जब आप देखेंगे ना, तो इनवर्ड में भी एचएसएन समरी मिलेगा। अब देखिए, अब इस रिपोर्ट को देखता हूँ, आपको थोड़ा सा खाली ध्यान देना है। एचएसएन समरी जब खोलेंगे ना, देखिए इसमें क्या पूछ रहा है, तो डेट पूछ रहा है, कब से कब तक निकालना है भाई मेरे को, तो मैं यहाँ से निकालना चाहता हूँ।
अब लेस ऑल अनरजिस्टर्ड क्रेडिट फ्रॉम एचएसएन। अब देखिए, अगर मैं इसको टिक कर दूंगा तो जितना भी क्रेडिट नोट बना है और जो अनरजिस्टर्ड क्रेडिट नोट बना हुआ है, अनरजिस्टर्ड क्रेडिट नोट मतलब वैसे पार्टियों से क्रेडिट नोट बना है जो कि रजिस्टर्ड नहीं है। अब जीएसटी में सब लोग रजिस्टर्ड नहीं हो सकते हैं, कुछ लोग अनरजिस्टर्ड भी हो सकते हैं। कैसे अनरजिस्टर्ड होंगे भाई? तो अगर किसी का 40 लाख से कम का टर्नओवर है पूरे साल में, तो उनको रजिस्ट्रेशन की जरूरत नहीं है, वो अनरजिस्टर्ड रह सकते हैं। जिनका सर्विस सेक्टर में 20 लाख से कम का ट्रांजेक्शन है, वो भी अनरजिस्टर्ड रह सकते हैं, उनको भी रजिस्टर्ड होने की जरूरत नहीं है। तो अनरजिस्टर्ड भी पार्टियां हो सकती हैं, रजिस्टर्ड पार्टियां भी हो सकती हैं। तो अब अगर आप कुछ अनरजिस्टर्ड पार्टियों से काम करते हैं, कुछ रजिस्टर्ड पार्टियों से, तो क्रेडिट नोट जितना भी बना है जो कि अनरजिस्टर्ड पार्टियों से है उसको मत दिखाइए, उसको लेस कर दीजिए। सेल है और टी आउट का माल भी दिखाइए, एग्जम्प्टेड भी इंक्लूड कीजिए, नील को भी इंक्लूड कीजिए, है ना, देख रहे हैं ना, ये सब इंक्लूड करने के लिए कहा है। और अब एक्सेप्ट करिए। तो आपको क्या है ना कि ये चीजों को केवल समझ लेना है। क्रेडिट नोट क्या समझ गया, अनरजिस्टर्ड क्या समझ गया, एग्जम्प्टेड प्रोडक्ट क्या है, नील रेटेड प्रोडक्ट क्या है, नॉन जीएसटी क्या है, तो जिस पर जीएसटी नहीं लगता है, जैसे पेट्रोल अभी है, गैस है, उस पर जीएसटी नहीं लगता है। नील रेटेड क्या है, तो नील रेटेड व्हाट्सएप प्रोडक्ट है जिसपे जीएसटी को नील किया गया है, अभी जीएसटी नहीं लगेगा। कुछ जगहों पे किसी किसी प्रोडक्ट को एग्जाम्पशन दिया जाता है कि भाई ये प्रोडक्ट जीएसटी से अभी फॉर द टाइमिंग एग्जाम्पशन में है, इसको एग्जाम्पशन दिया जा रहा है, तो वो एग्जाम्प्टेड प्रोडक्ट हो गया। तो अब उन सब प्रोडक्ट को इंक्लूड करना है कि नहीं करना है, वो यहाँ पे ऑप्शन है, और सब सेलेक्ट कर लिए। तो ये जो टर्मिनोलॉजी के बारे में अगर आप ठीक से समझ गए ना, तो फिर आपको रिपोर्ट निकालना इजी नहीं, क्योंकि रिपोर्ट में आपको कुछ एडिशन करना नहीं है, सिस्टम बना हुआ है, जस्ट क्लिक करेंगे रिपोर्ट बन के दिख जाएगा यहाँ पे। और यही टर्मिनोलॉजी अगर एक बार समझ में आ गया, तो हम जो जिस बिजनेसमैन से बात करेंगे उनको हम इन चीजों को एक्सप्लेन करेंगे, सर इसमें माइनस करना है, ये रखना है, और वो बोलेंगे कि रखने की जरूरत पड़ती है क्या, तो बाय डिफॉल्ट जो सिलेक्शन नहीं है ना, वो रखने की जरूरत नहीं पड़ती है। लेकिन अगर लेकिन अगर अगर कोई पार्टी है और उनको ये इंक्लूड करके ही चाहिए, तो वो टिक करके इंक्लूड कर लेंगे। लेकिन अगर जो चीज बाय डिफॉल्ट टिक नहीं है ना, इसका मतलब कि वो कंपलसरी नहीं है, लेकिन किसी को किसी सर्कमस्टांसेस में चाहिए कि नहीं मेरे को ये इंक्लूड करके रिपोर्ट देखना है, आप उसमें टिक करके इंक्लूड करके रिपोर्ट देख लीजिए, है ना। तो आपको समझना है, टर्मिनोलॉजी पे डिस्कशन हम लोग कर रहे हैं। हम लोग टर्मिनोलॉजी के ऊपर डिस्कस कर रहे हैं, और इसी टर्मिनोलॉजी को समझ लेना है, और उसके बाद कोई भी रिपोर्ट आप निकाल सकते हैं। अब इसी में देखेंगे हम लोग टैक्स स्ट्रक्चर का लिस्ट क्या है। तो टैक्स जो जीएसटी, आईजीएसटी, सीजीएसटी के ऊपर एक स्ट्रक्चर बनता है, उस स्ट्रक्चर की जवाबदेही बस इतना होता है कि रिपोर्टिंग सिस्टम के लिए यूज होता है। एचएसएन आप लोग समझ गए, प्रत्येक प्रोडक्ट का एचएसएन होता है। तो एक प्रोडक्ट का एक एचएसएन होगा ऐसा नहीं, एक एचएसएन होगा जिसके अंदर बहुत सारे प्रोडक्ट आ जाएंगे। जैसे मेडिसिन के जितने भी प्रोडक्ट है सब एक एचएसएन में आ जाएंगे, एफएमसीजी के कुछ प्रोडक्ट एक एचएसएन में आ जाएंगे। उसी तरह से अब एचएसएन कैसे कंट्रोल होगा, तो जो मास्टर हम लोग बना रहे थे उस मास्टर में जब जाके देखेंगे तो वहां पे एचएसएन डालने का ऑप्शन है। रिवर्स चार्ज रिपोर्टिंग क्या है, देखिए अब यहाँ पे हम लोग रजिस्टर्ड डीलर और अनरजिस्टर्ड डीलर को समझे हैं। तो रजिस्टर्ड डीलर आपका क्या है, तो जो गवर्नमेंट के यहाँ रजिस्टर्ड है उनका नंबर आपके पास है जीएसटी नंबर, लेकिन जो अनरजिस्टर्ड डीलर है उनका जीएसटी नंबर नहीं है। अब रिवर्स चार्ज रिपोर्टिंग क्यों यूज होता है, क्योंकि गवर्नमेंट का एक सर्कुलर है जिसका एक पार्ट अभी इंप्लीमेंट हुआ, धीरे धीरे इंप्लीमेंट हो रहा है। उसमें क्या है कि अगर आप रजिस्टर्ड डीलर है, मतलब गवर्नमेंट के साथ आप रजिस्टर्ड हैं और आप रजिस्टर्ड सप्लायर को बेचते हैं, तब तो कोई दिक्कत नहीं है। उनको बेच रहे हैं, उनको बेच दीजिए, उनका टैक्स लीजिए, आप जमा कर दीजिए, उनसे टैक्स लीजिए, जमा कर लीजिए। लेकिन अगर आप अनरजिस्टर्ड सप्लायर को बेचते हैं तो आपको ध्यान देना पड़ेगा कि वो अनरजिस्टर्ड है, तो उनके ऊपर जो टैक्स का लायबिलिटी बनेगा ना, वो टैक्स का लायबिलिटी आपको भी उठाना है, क्योंकि आप अनरजिस्टर्ड को बेच रहे हैं। क्योंकि अनरजिस्टर्ड को बेचेंगे तो फर्दर तो वो जो जो टैक्स लेंगे वो वसूली करेंगे, वो तो गवर्नमेंट के यहाँ जा नहीं रहा है, तो उसकी जवाबदेही किसकी हो गई, तो जो रजिस्टर्ड डीलर है जो बेच रहा है उसकी जवाबदेही हो गई, तो उसके ऊपर का टैक्स को रिकवरी करके और वो खुद जमा करे। तो उसके लिए रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म यूज हुआ है, इसको रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म कहते हैं।
और आरसीएम बोलते हैं, और उसका रिपोर्टिंग है। एडवांस रिपोर्ट रिसिप्ट है, जैसे आपने 100 रुपए का माल बेचा और 100 रुपए का माल बेचा और उसके ऊपर 10% का टैक्स लगाए, तो आप एक 100 रुपए पे 10%, 10 रुपये आप जमा करेंगे। लेकिन आप 1 लाख रुपए किसी से ले लिए और आप 10 लाख रुपए का एक कॉन्ट्रैक्ट साइन किए कि 10 लाख रुपए का मैं आपको माल अगले 3 महीने में दूंगा, और उसके अगेंस्ट में आपने 1 लाख रुपए ले लिया है। अब ये जो आप 1 लाख रुपए लिए हैं, वो 1 लाख रुपए आप लेके और रख लिए, और माल अब बेचेंगे 3 महीने बाद, तो अब तो लाइबिलिटी 3 महीने बाद की होगी ना। तो गवर्नमेंट का सर्कुलर है कि अगर आपने एडवांस कुछ पैसा लिया है, तो ये जो एडवांस पैसा लिया है उस एडवांस पैसे का टैक्स आपको जब एडवांस लेते हैं उसी समय आपको जमा करना है। तो उसके लिए रिपोर्ट देखना रहता है कि कितना हमारे पास एडवांस आया हुआ है ना। इंटर स्टेट हो गया, इंटर स्टेट और इंट्रा स्टेट। बिहार का बिजनेसमैन बिहार में बेचा तो इंटर स्टेट होगा, बिहार का बिजनेसमैन बिहार से बाहर बेचेगा तो इंट्रा स्टेट हो गया। जीएसटी इनपुट आउटपुट रिपोर्ट हो गया, परचेस किए तो कितना टैक्स दिए, सेल किए तो कितना टैक्स दिए। ये लेजर हो गया, तो जो अभी हम लोग ऑलरेडी पहले डिस्कस कर चुके हैं। एचएसएन बिल वाइज हो गया, एचएसएन अभी हम लोग समरी देख रहे थे, वो बिल वाइज आ गया। ऑल रिपोर्ट है। इसके अलावा क्रेडिट डेबिट नोट रजिस्टर्ड है, रिवर्स चार्ज का इनपुट टैक्स कितना है, एडवांस टैक्स रिसिप्ट कितना है, ये पूरा इंफॉर्मेशन आपका यहाँ पे आ गया। क्लियर हुआ आप लोगों को? फिर से एक बार रिकैप कर देते हैं। जीएसटी थोड़ा कॉम्प्लेक्स है, हड़बड़ाने का नहीं है। जीएसटी कॉम्प्लेक्स है, और जब आप फील्ड में काम करेंगे तो आपको बहुत सारी चीजें क्लियर होंगी। लेकिन अभी हम लोग को इतना समझना है कि जब हम जीएसटी के बारे में बात करेंगे तो क्या बात कर सकते हैं। तो जीएसटीआर 1 है, जो सेल्स करेंगे उसका डिटेल आता है। जीएसटीआर 2 है, जो परचेस करते हैं उसका डिटेल आता है। जीएसटीआर 3 है, जिसमें सेल और परचेस का कंबाइंड समरी आता है। जीएसटीआर 4 है, तो उस 4 में कंपोजिट वाले लोगों का जीएसटी जाता है। जीएसटीआर 9 है, ईयरली जाता है। ई इनवॉइस है, जो प्रत्येक इनवॉइस बना रहे हैं वो आपको पोर्टल पे अपलोड करना है। और जो आपको ई वे बिल है, तो कोई भी इनवॉइस बनाएंगे और उसका माल जब मार्केट में निकलेगा ट्रक से या गाड़ी से जाएगा, तो आपको ई इनवॉइस बना के, ई वे बिल बना के उनको देना पड़ेगा। कि कहीं भी जीएसटी की अथॉरिटी रोक के चेक कर सकते हैं कि हाँ भाई आपका ई वे बिल कहाँ है, माल लेके जा रहे हैं, दिखाइए ई वे बिल कहाँ से कैसे माल लेके जा रहे हैं, है ना। तो और उसके साथ जीएसटी का रिपोर्ट हो गया यहाँ पे। तो ये जीएसटी सेक्शन है, और इस जीएसटी सेक्शन के अंदर ये इतना इंफॉर्मेशन हम लोगों को मिल गया। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, रिटेल रिपोर्ट के बारे में समझ लेते हैं। जितना भी खुला है सब कर दिया हमने। अब हम लोग आते हैं रिटेल रिपोर्ट के बारे में। देखिए इसमें रिटेल का रिपोर्ट नहीं है, क्योंकि रिटेल का सॉफ्टवेयर ओपन करेंगे ना हम लोग, तब रिटेल का रिपोर्ट आएगा। मैं अभी सॉफ्टवेयर ओपन कर रहा हूँ रिटेल का। देखिए ये रिटेल का सॉफ्टवेयर आज हम लोगों ने बना लिया आप लोगों को दिखाने के लिए। ठीक है, अब देखिए इसमें रिटेल का रिपोर्ट आ जाएगा, है ना। अब रिटेल रिपोर्ट पे हम लोग क्लिक करते हैं। अब रिटेल किसको बोल रहे हैं, सबसे पहले यहां से हम लोग समझते हैं। जैसे हम लोग रिटेल में जाएंगे ना, सब कुछ वही है, केवल रिटेल में डिफरेंसेस क्या आता है। तो अब रिटेल में डिफरेंसेस आएगा कि रिटेल रिटेल मेडिसिन वाले चाहे रिटेल एफएमसीजी वाले किसको माल बेचेंगे, तो वो कंज्यूमर को बेचेंगे, है ना। वो कंज्यूमर को बेचेंगे, तो उसका नाम यहाँ चाहिए, उसका नाम यहाँ डालना पड़ेगा। तो किसको बेच रहे हैं भाई, तो एक तो कैश सेल हो गया, बाकी यहाँ पे नाम डालेंगे मोहन कुमार को बेच रहे हैं भाई, है ना। उसके अलावा उनका यहाँ पे मोबाइल नंबर डालेंगे, है ना। उसके अलावा एड्रेस डालना है डालेंगे। अगर ये मेडिसिन का काउंटर है तो यहाँ रेफर बाई होंगे, डॉक्टर्स होंगे तो उनका नाम डालेंगे, है ना, उनका नाम डालेंगे। हॉस्पिटल का नाम डालेंगे, वार्ड में अगर कहीं कुछ भर्ती है तो उनका नाम इंफॉर्मेशन डालेंगे, है ना। और उसके बाद रिमार्क्स करके देन बिल करेंगे। तो बिल जब करेंगे ना, तो यहाँ देखिए, यहाँ ध्यान देना है, यहाँ देखिए क्वांटिटी में, क्वांटिटी में यहाँ क्या आप ध्यान दे रहे हैं, 3-3 है, 3-0 है। तो अब यहाँ पे क्या होता है ना कि जब मेडिसिन की बात करें हम लोग, तो एक स्ट्रिप को ले लीजिए, उस स्ट्रिप में 10 टैबलेट होता है। तो जब होलसेल डिस्ट्रीब्यूशन मैन्युफैक्चरिंग उस लेवल पे जब बातचीत होगी ना, तो 3-0 वाला कॉन्सेप्ट में आपको 3 स्ट्रिप पे ही काम होगा, उसमें टैबलेट पे काम नहीं होगा। लेकिन जब रिटेल काउंटर पे जब आप जाएंगे ना, तो जब रिटेल काउंटर पे जाएंगे तो वहां पे आपको देखने को मिलता है कि आपका एक स्ट्रिप जो होगा ना,
उस स्ट्रिप के अंदर हम लोग जाते हैं रिटेल काउंटर पे, तो बोलते हैं इनको 4 ठो गोली दे दीजिए, तो वो क्या करते हैं ना, 4 ठो काट के दे देते हैं, और जो 4 ठो काट के देंगे तो उनके पास 6 ठो बचा हुआ रह जाएगा। तो यहाँ हम लोगों को स्टॉक मेंटेन करना पड़ता है स्ट्रिप प्लस टैब में। अब जैसे मैं आ गया था, जैसे में हम लोग क्वांटिटी पे पहुंचे, यहाँ पे आ गया है ना। अब यहाँ पे कितना दिखा रहा था स्टॉक, 3 स्ट्रिप, यहाँ देखिए स्टॉक कितना दिखा रहा था, 3 स्ट्रिप। क्या है, 1x10 का पैक है। अब मैं यहाँ पे स्ट्रिप में नहीं दूं, यहाँ रेट कितना है देखिए एक स्ट्रिप का 237। अब मैं यहाँ पे 5 गोली दूं, देखिए ये क्या किया, ये प्राइसिंग को हाफ कर दिया और यहाँ क्वांटिटी को 0.5 कर दिया। देख रहे हैं ना, टैक्स ले रहा है, हमने बिल कर दिया। तो बेसिक कॉन्सेप्ट जो रिटेल में है ना वो यही है कि यहाँ पे हमको किसको सेल करना है, तो हमको सब कस्टमर को, एंड यूजर को सेल करना है। उनका नाम होना चाहिए, किस रेफरेंस से सेल होगा, तो डॉक्टर के रेफरेंस से सेल होगा। जिसको सेल करेंगे उसका मोबाइल नंबर डालेंगे, उसका एड्रेस डालेंगे। डॉक्टर को डॉक्टर के नाम से सेल करेंगे तो उनका हॉस्पिटल का नाम डालेंगे और उनका वार्ड वगैरह डालेंगे। और बिलिंग करते वक्त हम क्वांटिटी में हम स्ट्रिप के जगह पे टैबलेट भी सेल कर सकते हैं। अब सिरप सस्पेंशन होगा तो उसको सेल कर सकते हैं, कट करके नहीं सेल कर सकते हैं। लेकिन इंजेक्शन होगा तो वहां सेल कर सकते हैं। एक एक इंजेक्शन का डब्बा है, उसके अंदर 20 इंजेक्शन है। तो जब 20 है, तो जब वो प्रोडक्ट सेल होगा ना होलसेल डिस्ट्रीब्यूशन में, तो डब्बा ही सेल होगा, वो इंजेक्शन निकाल निकाल कर सेल नहीं होगा, क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन ही नहीं हो सकता है। लेकिन जब रिटेल में आएगा और 20 का एक डब्बा आ गया, और उस डब्बे में जब हम जाएंगे एक इंजेक्शन दे दीजिए, तो वो एक इंजेक्शन निकाल हमको दे सकते हैं। तो हाँ, हम लोगों को ध्यान रखना पड़ेगा। लेकिन सिर्फ सस्पेंशन को तोड़ के नहीं बेचा जा सकता है, तो वो एक स्ट्रिप चलेगा, वैसे ही चलेगा। तो यहाँ क्लियर हुआ फैक्टर आप लोगों को। अब इसी फैक्टर के ग्राउंड पे पूरा रिपोर्टिंग सिस्टम है। इसके साथ नेचर को समझना है। रिटेल परचेज छोटे छोटे परचेज करते हैं, होलसेल क्या करते हैं, बड़े बड़े। अगर एक होलसेलर है 10 करोड़ का काम करते हैं, तो हो सकता है कि महीने में उनका 25, 30, 40 परचेज हो। लेकिन एक रिटेलर अगर 1 करोड़ का काम करते हैं, तो हो सकता है कि महीने में उनका आपको 200, 300, 400 परचेज एंट्री हो। छोटे छोटे परचेज होंगे 500, 700। तो परचेज कंट्रोल इनका जरूरी होता है। सेल्स कंट्रोल में कस्टमर जरूरी होते हैं। सेल्स कस्टमर किस क्या जरूरत है, कस्टमर का मोबाइल नंबर रखना, कौन डॉक्टर का रेफरेंस है वो रखना, एक कंपलसरी भी चीज है कि आप डॉक्टर का प्रिस्क्रिप्शन के बेस पे ही दवा दे रहे हैं, तो डॉक्टर का नाम वहाँ जरूरी हो जाता है कि किस डॉक्टर ने रेफर किया, जिसकी वजह से आप यहाँ पे ये दवा दे रहे हैं। तो ये कॉन्सेप्ट हो गया हम लोगों का रिटेल का। और इसी कॉन्सेप्ट के बेस पे हम लोग रिपोर्ट यहाँ देखते हैं, क्या क्या रिपोर्ट है। अब देखिए एक रेगुलर कस्टमर की बात आते हैं, सबसे पहला नंबर है, फिर से सेल में चले आते हैं हम लोग। देखिए एक रेगुलर कॉन्सेप्ट, रेगुलर कस्टमर का कॉन्सेप्ट है। अभी एक मैं बिल पे जा रहा हूँ, रेगुलर कस्टमर। थोड़ा मेरे को की नहीं मालूम, लास्ट में देखिए शिफ्ट 9 टू व्यू द रेगुलर कस्टमर प्रोडक्ट वाइज, है ना, क्या था कि शिफ्ट 9। देखिए यहाँ पे अगर कोई कस्टमर बना हुआ है पहले से, यहाँ तो कोई कस्टमर नहीं बना हुआ है, लेकिन अगर कोई कस्टमर बना हुआ होगा तो उस कस्टमर का रेगुलर वो क्या दवा लेता है। ऐसा कोई कस्टमर आपके, मान लिया आप रिटेल काउंटर ओपन करके चला रहे हैं या कोई बिजनेस में चला रहे हैं, और वहां पे ऐसे कस्टमर है जो कि आते हैं पूरे मंथ का एक बार दवा लेके जाते हैं, 1000, 1500, 2000, और क्या क्या दवा लेके जाते हैं, क्या क्या दवा लेके जाते हैं, ये हम अपने सिस्टम पे रिकॉर्ड कर ले। जैसे वो आएंगे, हाँ नमस्कार नमस्कार भाई, हाँ तो हमारा वो दवा दे दीजिए, ठीक है। मैं सीधा गया यहाँ पे उनका सेलेक्ट किया और एंटर मारा, और जैसे ही ये रेगुलर कस्टमर का कॉन्सेप्ट पे एंटर मारेंगे हम लोग, वो क्या होगा, वो टोटल उनका प्रोडक्ट है ना उसका बिल यहाँ बन जाएगा। मान लीजिए 10 प्रोडक्ट लेके जाते हैं पूरे महीने का, तो पूरा अगर उसी में हम 15 दिन, एक महीने का वो एक स्ट्रिप खाते हैं और हम 15 दिन का देंगे, तो आधा स्ट्रिप उनको सेल कर देगा। तो यहाँ बिल कर देगा, सीधा एक्सेप्ट किया, उनको बिल दिया और उनसे पैसा लिया, हम लोग आगे इन्वेस्ट करेंगे। तो ये सिस्टम हम लोगों का रेगुलर कस्टमर के लिए है। रेगुलर कस्टमर का मास्टर भी यहाँ से बनेगा आपको, रेफर बाय में देखना पड़ेगा, रेगुलर कस्टमर इसी में कहीं मास्टर है, यहाँ पे हो सकता है। हाँ देखिए रेगुलर कस्टमर का मास्टर है यहाँ पे, है ना, ये रेगुलर कस्टमर है।
अब रेगुलर कस्टमर हम बनाएंगे, इनका नाम यहाँ डालेंगे हम लोग, है ना, कौन कस्टमर है भाई, तो रेगुलर कस्टमर यहाँ, वहां से कस्टमर बना के आएंगे हम लोग। जैसे हम यहाँ से चलते हैं, मास्टर बना के आएंगे यहाँ से रेगुलर कस्टमर का मास्टर बना, एक मास्टर बना देंगे, मोहन कुमार, सोहन कुमार, राजू कुमार, और उसके बाद रेगुलर कस्टमर यहाँ से बनेंगे। और ये जो रेगुलर कस्टमर बनेंगे, जैसे मैं अभी एक ले लेता हूँ, रेफर बाय किस डॉक्टर के रेफरेंस से आते हैं, फ्रॉम एंड टू डेट डाल देते हैं, है ना। अब कौन कौन सा प्रोडक्ट लेते हैं, तो ये वाला प्रोडक्ट हमको एक पीस लेंगे, एक दिन के लिए लेते हैं या 30 दिन के लिए लेते हैं, जैसा भी। ये वाला प्रोडक्ट है, ये वाला दूसरा वाला प्रोडक्ट लेते हैं, ये लेते हैं कितना, तो 5 पीस लेते हैं कितना, ये भी 30 दिन के लिए लेते हैं ना। ऐसे करके एक्सेप्ट कर लेंगे। और इसके बाद अब शिफ्ट F9 प्रेस किया, यहाँ पे हम लोग सेलेक्ट किए कि हाँ हमारे एक रेगुलर कस्टमर है। और जैसे ही हम लोग इनको एक्सेप्ट करेंगे, यहाँ बोलेंगे कि डोज कितना दीजिए, तो 30 दिन के लिए दे दीजिए, मान लीजिए 30 दिन के लिए दे देंगे, है ना। सिलेक्शन नहीं चाहिए मेरे को, सीधा प्रोडक्ट चाहिए। अब वो दो प्रोडक्ट मैंने जो सेलेक्ट किया था, वो दोनों प्रोडक्ट यहाँ पे ऑटोमेटिकली सेलेक्ट हो गया, उसका बिलिंग रेडी हो गया। वो स्टॉक फिफो मेथड से ले लिया और उसका बिलिंग रेडी, मतलब बिलिंग रेडी मतलब कि अब ये इसको बिल कर सकते हैं हम लोग, है ना। तो ये हम लोगों का कॉन्सेप्ट हुआ, किसका कॉन्सेप्ट हुआ, तो रिटेलर के लिए कॉन्सेप्ट हुआ। तो अब रिपोर्ट में हम लोग चलेंगे, रिपोर्ट में आए, यहाँ पे रेगुलर कस्टमर का कॉन्सेप्ट है। अब रेगुलर कस्टमर को कितना बिलिंग किया गया है ना, उनका परचेज कितना है, डेली वांटिंग कितना है, स्टॉक कितना है, ये सारा डिटेल रेगुलर कस्टमर के लिए यहाँ पे आना शुरू हो गया। उसके उसके रेगुलर कस्टमर के साथ साथ और भी इंफॉर्मेशन सब आ रहा है। शेड्यूल H1 कुछ ऐसे प्रोडक्ट होते हैं जो कि आपको, जो रिस्ट्रिक्टेड होते हैं, कि भाई बेचने के लिए आपको ध्यान रखना पड़ेगा, एकदम देख के प्रिस्क्रिप्शन वगैरह देना होगा, नहीं तो उससे आदमी का मुश्किल हो जाता है, टफ है। तो वो है ब्रेकेज एक्सपायरी कौन कौन सा है, मंथली समरी अपना देख सकते हैं, लिस्ट ऑफ द रेगुलर कस्टमर देख सकते हैं, रेगुलर कस्टमर में मंथली में कौन मिस कर रहा है रेगुलर कस्टमर, वो देख सकते हैं, है ना। कौन सा शॉर्टलिस्ट उनका निकालना है, निकाल सकते हैं, स्टॉक रिपोर्ट यहाँ निकाल सकते हैं, परचेज रिपोर्ट निकाल सकते हैं, ये सब चीजें हैं। डॉक्टर का रेफरेंस वाइज रिपोर्ट निकालना चाहते हैं, निकाल सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि बगल में एक डॉक्टर है और उनके रेफरेंस से बहुत प्रिस्क्रिप्शन आता है, तो उनसे उनका रिपोर्ट निकाल लेंगे कि हाँ इनके थ्रू हमारा कितना बिजनेस होता है, तो भाई उसके लिए थोड़ा सा उनसे बातचीत करेंगे। सप्लायर वाइज एनालिसिस रिपोर्ट है, सप्लायर वाइज एनालिसिस रिपोर्ट बहुत शानदार रिपोर्ट है, थोड़ा समय कम है लेकिन फिर भी। सप्लायर वाइज प्रोडक्ट लिस्ट, कौन सप्लायर हमें कौन कौन सा प्रोडक्ट का लिस्ट देता है, यहाँ से आप देख सकते हैं, इससे कि इजी हो जाता है। अब ये चीज आप सोचेंगे कि क्यों हम देखेंगे, तो रिटेल में, रिटेल के अंदर आपको अपना प्रोडक्ट का रेंज को मेंटेन करना एक बड़ी बात हो जाती है ना। अब मान लीजिए कि मैं यहाँ पे इस सप्लायर को देखना चाहता हूँ कि मुझे कौन कौन सा प्रोडक्ट देते हैं भाई, तो उनके परचेज के स्ट्रेंथ पे ग्राउंड पे दिखा देगा ये, और कब दिए थे, कैसे दिए थे, ये सब पूरा डिटेल यहाँ दिखा देगा। तो ये सप्लायर का लिस्ट हो गया। सप्लायर वाइज कंपनी लिस्ट दे देगा, कौन सप्लायर किस किस कंपनी का माल देते हैं, है ना। तो समझना है क्यों इस सब की जरूरत पड़ती है, क्योंकि ये सब एनालाइज करने से ही उनका रिपोर्टिंग सिस्टम स्ट्रांग होगा। अब मान लीजिए कि हम इसी सप्लायर को ले लेते हैं, कोई एक सप्लायर लीजिए, डाटा नहीं आ रहा है क्योंकि डाटा हम लोग को पूरा देना पड़ेगा, लेकिन ये यहाँ पे क्या आ रहा है, तो ये सप्लायर किस किस कंपनी का माल देते हैं, सप्लायर कंपनी, और लास्ट परचेजिंग से कब हुआ है। उसी तरह से कंपनी वाइज सप्लायर लिस्ट, परचेज नेट समरी, परचेज नेट डिटेल, है ना, सप्लायर लिस्ट, परचेज मार्जिन कंपेरिजन। अब जैसे परचेज नेट समरी एक चलते हैं, देख लेते हैं। परचेज एक साथ का नहीं है क्या इसमें, परचेज चूंकि नहीं होने की वजह से नहीं दिखा रहा है। एक मिनट देख लेते हैं परचेज कब का है। 31 दिन 2026 का परचेज है ना। तो हम लोग चलते हैं 31 दिन 2026 का रिपोर्ट देखेंगे।
इसमें बहुत डाटा नहीं आ रहा है, लेकिन देख लो। अब जैसे, अब इसी को जस्ट हम लोग को समझना है। अब एक एक 3M कंपनी है, इसके 4 सप्लायर हैं। ये प्रोडक्ट है ना, इसका हम परचेज करते हैं। ये देखिए, ये एक एबीसी प्रोडक्ट है, एक अबाउट है, इसके हम परचेज करते हैं, है ना। तो कौन कौन से कंपनी का हम सब परचेज कर रहे हैं, ये पूरा का पूरा डिटेल आपको यहाँ पे दिखा देगा। परचेज, एक प्रोडक्ट एनालिसिस रिपोर्ट देख लीजिए, क्या प्रोडक्ट नेट डिटेल देख लीजिए। अब एक प्रोडक्ट है, इसका सप्लायर कौन है भाई, ये है। अब इसका नेट क्या है ना, ये डिटेल आपको दिखा दिया, आपको देखिए। अब क्या है कि ये प्रोडक्ट ये सप्लायर है ना। अब उसी तरह से जितने भी प्रोडक्ट है ना, उनका जो सप्लायर है, उसका नेट इन्फॉर्मेशन यहाँ दिखाते चला गया, तो उसको थोड़ा सा एक एनालिसिस करना इजी हो जाता है। इसी के अंदर एक रिपोर्ट आप देखिए, परचेज मार्जिन कंपेरिजन। अब देख लीजिए इस रिपोर्ट को, तो इसमें थोड़ा सा इंटरेस्टिंग आपको फैक्ट्स आएगा। मैं 2 परचेज लेता हूँ। अब देखिए, ये जेबी ट्रेडर से एक परचेस किया गया है ना, देख रहे हैं ना आप लोग, उन्होंने क्या रिटर्न हमें दिया, यहाँ तक देखा, ये मार्जिन हमें मिला, है ना। और ये इनसे जो परचेज हुआ है ना, उसका जो मार्जिन है ना, वो ये मार्जिन है। हमको कितने रुपए का फायदा होगा, तो इतने रुपए का फायदा होगा इस परचेज पे, समझ रहे हैं ना आप लोग। और यही परचेज अगर हम लोग कंपेयर करें सप्लाई समरी, पार्टी सप्लाई, सप्लाई समरी, एक सेकंड। मैं आप लोगों को एक रिपोर्ट कम से कम ये दिखाना चाहता हूँ कि जो इंटरेस्टिंग कैसे होता है। अब देखिए यहाँ पे एक रिपोर्ट, इसको देखिए समझिए। अब देखिए, ये पर्टिकुलर राज एजेंसी से ये परचेस किया गया है ना। और इसमें ये प्रोडक्ट जो है, एक प्रोडक्ट देखते हैं, ये वाला प्रोडक्ट देखते हैं ना। ये वाला प्रोडक्ट में मार्जिन कितना मिलेगा, 38% मिल रहा है ना। लेकिन ये प्रोडक्ट का नेट मार्जिन जो है ना, देखिए नेट रेट क्या है, नेट अमाउंट कितना है, तो 12 से 11 रुपया। और ये, एक सेकंड रुकिए, ये देखिए, ये 1211 रुपया है ना। और इसका रेट कितना है, 1 से 21 रुपया 19 पैसा। थोड़ा सा समझना हम लोगों को। अब यहीं पे ये क्या करता है, एमआरपी उसका कितना हो गया, तो एमआरपी ये बता रहा है 195, यहाँ पे एमआरपी कितना है, 195। और उसके बाद उसका नेट कितना है और मार्जिन कितना है, तो नेट कितना है, तो नेट ये है 1 से 21 रुपया। और उसका मार्जिन कितना है, तो मार्जिन 38% है ना। तो अब यहाँ पे देखना है कि आपको बेनिफिट हो रहा है ये कस्टमर से जब आप खरीदे इससे, तो देखिए यहाँ पे इसका मार्जिन कितना है, 38%। लेकिन अगर यही गणपति फार्मा से आप खरीदते, तो इसका मार्जिन कितना हो रहा है, 37.33%। थोड़ा सा आप लोग को समझना है इस चीज को, मेरे साथ थोड़ा आप लोग लगिए। जैसे ये ये पर्टिकुलर परचेज, ये राज एजेंसी से खरीदा गया, और राज एजेंसी से खरीदने में इसको 38% का मार्जिन मिला है ना। लेकिन अगर यही प्रोडक्ट एक गणपति से खरीदता, तो इसको इसको मार्जिन पड़ता है 37.33, है ना। तो आपको यहाँ ध्यान देने की जरूरत है कि एक पर्टिकुलर परचेज को कंपेयर कंपेयर करके
और ये डाटा आपको यहाँ पे दे देता है। तो इससे क्या होता है ना कि सप्लायर जो लोग होते हैं ना, वो जो परचेज करने वाले लोग होते हैं उनसे बातचीत होती है, और बातचीत करके वो देख सकते हैं कि देखिए मैं आपसे माल खरीद रहा हूँ, अगर मैं इनसे माल खरीदता तो मेरे को ये रेट पड़ता, इनसे माल खरीदता तो मेरे को ये रेट पड़ता। ये डिटेल इन्फॉर्मेशन यहाँ यहाँ पे मिल सकता है। तो सप्लायर का मैनेजमेंट का मतलब क्या हुआ कि सप्लायर का मैनेजमेंट मतलब हुआ कि अगर मैं एक सप्लायर से माल खरीद रहा हूँ और वो मेरा बहुत अच्छा दोस्त है, और वो मेरे को महीने में 50,000 1 लाख का सप्लाई करता है, लेकिन वही जो जो प्रोडक्ट सप्लाई करता है ना, चूंकि मेरा अच्छा दोस्त है और वो समझता है, मतलब मेरा अच्छा दोस्त मतलब जिस बिजनेस के यहाँ सप्लाई हो रहा है उसका अच्छा दोस्त है, तो वो क्या है कि अपने हिसाब से रेट और डिस्काउंट टैक्स लगा के देते रहता है। कभी स्कीम दिया कभी नहीं दिया, चल रहा है। लेकिन अगर वही परचेज मैं अगर दूसरे जगह से एक बार बीच में खरीद लिया, और दूसरे जगह से खरीद लिया और उसका रेट वगैरह मेरे को कंपेयर कर दिया ये सिस्टम मेरा कि अरे ये प्रोडक्ट जो आप XYZ प्रोडक्ट खरीद रहे थे उसके यहाँ से 10 रुपए में पड़ रहा था नेट रेट में ना, नेट रेट आप लोग समझ रहे हैं ना, क्वांटिटी इंटू रेट माइनस डिस्काउंट प्लस टैक्स करके, और जब दूसरे जगह से खरीद रहा हूँ तो 9 रुपये 70 पैसा पड़ रहा है। तो एक प्रोडक्ट तो मेरे को 30 पैसा, अगर 1,000 प्रोडक्ट खरीदूंगा मुझे तो मेरे को 300 रुपए का फायदा हो जाएगा। तो अब यहाँ पे कॉन्सेप्ट क्या हुआ, यहाँ पे कॉन्सेप्ट हुआ कि वो जैसे ही रिपोर्ट निकालेगा ना, तो उसका जो दोस्त है माल उसी से खरीदेगा, लेकिन उसको बुलाएगा एक बार, अब बैठाएगा, आप बोलेगा देखिए आपसे जो माल खरीद रहे हैं ना, आप हमारे दोस्त हैं, आपसे जो माल मैं पूरे साल में खरीदा हूँ ना, तो उसमें मैंने 10,000, अगर मैं पूरा साल में मैंने जो माल खरीदा हुआ, अगर वो माल मैं दूसरे से खरीदता ये वाला प्रोडक्ट ना, तो मुझे देखिए 8,000 रुपये का फायदा होता है। तो आपसे मैं माल खरीद रहा हूँ और मैं नुकसान में जा रहा हूँ, तो मैं क्या करूँ बताइए। आप तो समझ रहे हैं ना मेरी बात को। परचेज को कैसे मैनेज किया जा सकता है, और परचेज, क्योंकि रिटेलर में परचेज बहुत ज्यादा होता है, सेल छोटा छोटा होता है, 100 रुपया 200 300 रुपया, और परचेज भी 500 700 रुपया का होता है, क्योंकि उनको रेंज रखना रहता है। अगर एक स्टॉकिस्ट को देखिएगा तो वो 500 700 1000 1500 2000 प्रोडक्ट के साथ काम करते हैं। एक एक कंपनी को देखिएगा तो 100 200 प्रोडक्ट के साथ काम करते हैं, लेकिन एक रिटेलर को देखिएगा तो उनके पास कम से कम 5,000 7,000 8,000 प्रोडक्ट होगा, 10 10 पीस ही होगा, 5 5 पीस ही होगा, लेकिन रेंज बहुत ज्यादा होता है। तो वो रेंज ज्यादा होगा तो उनका रोज परचेज होता है, और वो जो रोज परचेज होगा उसको कंट्रोल करके अगर रखते हैं तो उनका प्रोडक्टिविटी ऑटोमेटिकली हाई हो जाता है। तो ये कॉन्सेप्ट पे ये रिपोर्ट है, इस तरह के और भी रिपोर्ट्स इसमें है, जिसको अगर हम लोग धीरे धीरे समझेंगे ना तो समझ में आएगा कि हाँ एग्जैक्टली मेरे को कौन सा रिपोर्ट कहाँ कैसे जरूरत पड़ सकता है। इसी के साथ आज खत्म करते हैं हम लोग इसको। थैंक यू, आप लोग कनेक्टेड रहे। कल हम लोग प्रोडक्शन के रिपोर्ट को समझेंगे, सॉफ्टवेयर में प्रोडक्शन का काम कैसे होता है, उसके बाद ये पूरा एंट्री सेक्शन वाला पार्ट खत्म हो जाएगा, और तब हम लोग आगे बढ़ेंगे कि अगर किसी रिटेलर के पास जाएंगे तो एग्जैक्ट कौन कौन सा काम बताएंगे, होलसेलर के पास जाएंगे तो क्या बताएंगे, FMCG के पास बताएंगे, सेक्टर वाइज हम लोग डिस्कशन शुरू करेंगे। थैंक यू आप सब लोगों को।